हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। ये ब्रिज इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्रिज, इंपॉर्टेंट ब्रिज इंडिया में, थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी थी और टाइप ऑफ ब्रिजेस पढ़े थे। इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस या फिर नंबरिंग ऑफ ब्रिजेस। ये आईआरसी 7 के कोड में बताया गया है नंबरिंग ऑफ ब्रिजेस। ठीक है, हमने आईआरसी के कोड्स का एक लेक्चर किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब एन नंबर ऑफ ब्रिजेस आ सकते हैं एक रूट में। ठीक है, अब हमको पता कैसे लगेगा कि किस ब्रिज में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए एक उसको नंबर हम स्पेसिफाई करेंगे। वो होता है जनरली फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन की ऊपर वाली टर्म होती है जो किलोमीटर है। जैसे कि ये क्रॉस ड्रेनेज है, फोर्थ क्रॉस ड्रेनेज कौन से किलोमीटर में, 9th किलोमीटर में। ठीक है, बिटवीन 8 एंड 9, तो ऊपर आएगा किलोमीटर, किलोमीटर ऊपर आएगा, मतलब किलोमीटर हमारी प्रेफरेंस है, किलोमीटर ऊपर है न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में होगा फोर्थ। जो भी क्रॉस ड्रेनेज है, जो भी ब्रिज का नंबर होगा, सीरियल नंबर, उस किलोमीटर के बीच में। ठीक, नेक्स्ट अब कोई पहले की रूट है उसमें ब्रिजेस हैं, अभी हमने एक मॉडिफिकेशन करनी है, एक और ब्रिज वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। फॉर एग्जांपल 30th किलोमीटर में 4th एंड 5th कलवर्ट के बीच में हमें एक और 2 कलवर्ट और कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो 29 एंड 30 के बीच में, ठीक है, जो ऊपर किलोमीटर आएगा, ठीक है, तो 30 किलोमीटर ऊपर आ गया, और नीचे फ्रैक्शन होगी 4 ऑलरेडी है, 5th भी है, तो 4th के आगे जो हमने कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हो जाएगा 4, उसके आगे 1 लिख देंगे। फिर 4 के आगे सेकंड अगर हम करेंगे तो 4 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, किलोमीटर ऊपर, नीचे जो पहले का है कलवर्ट का नंबर, उसके बाद जो अब उसके बाद अब न्यू कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1, अब उसके बाद उसमें सेकंड कर रहे हैं तो सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें ब्रिज कहाँ पे बनाना है, ठीक है, उसमें सर्वे होंगे। ठीक है, सबसे पहले होगा रेकॉनियंस या फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जितने भी प्रोबेबल साइट्स जो हमको सेटिस्फाई कर रही हैं, हम क्या करते हैं, अगर एक रिवर है फॉर एग्जांपल, कहीं पे वो काफ़ी वाइड है, कहीं पे नैरो है, ठीक है, हम जहाँ पे नैरो होगी ना वहाँ पे ब्रिज कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही हम साइट देखेंगे, जो जो हमारी साइट जो हमको सेटिस्फाई करेगी हमारी कंसिडरेशन को, वो हम देखेंगे। अवेलेबल मैप को स्टडी करेंगे, एस्टिमेट करेंगे कि क्या बेनिफिट होगा, क्या ट्रैफिक आएगा उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया प्रिलिमिनरी या फिर टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टेज। इसमें हम एस्टिमेट करते हैं जितनी हमारी साइट्स हैं, जहाँ जितनी रूट्स हैं, उनका हम एस्टिमेशन करेंगे। ठीक है, और कितने मतलब कितनी एक्यूरेसी से करेंगे कि मतलब ±15% जो फाइनल कॉस्ट इनक्योर होगी उस प्रोजेक्ट में, उससे एस्टिमेटेड कॉस्ट ±15% से ज़्यादा वेरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रीलिमिनरी स्टेज में हम क्या करेंगे, और नियरेस्ट जीएसटी बेंचमार्क देखेंगे, अप्रोचेस की देखेंगे कितनी, अगर हमने इस रूट में यहाँ पे ब्रिज बनाया तो अप्रोच की कितनी लेंथ रखेंगे। ठीक है, वो सब हम इसमें देखेंगे। इसमें क्या कि हम सबसे पहले ढूंढेंगे कितनी रूट्स बन सकती हैं, इसमें जितनी बन गई मतलब इतनी इतनी रूट्स हो सकती हैं, उसमें से हम सबका थोड़ा थोड़ा एस्टिमेट निकालेंगे कि कितना कितना कॉस्ट आएगी। फिर डिटेल प्रोजेक्ट में जो जितने भी हमने 5-6 जितने भी सिलेक्ट किए होंगे रूट, उसमें से एक सिलेक्ट करेंगे कि अब हमारा ब्रिज यहाँ पे ही बनेगा। ठीक है, फिर उसमें हम सॉइल एक्सप्लोरेशन करेंगे, वहाँ पे ग्राउंड सर्वे करेंगे। ठीक है, वहाँ का हाइड्रोलॉजिक डेटा देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करेंगे, डिटेल्ड एस्टिमेट करेंगे फिर वहाँ का। ठीक है, नाउ अब हमको ये इन्वेस्टिगेशन करते टाइम कुछ ड्राइंग्स भी ड्रा करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है कैचमेंट एरिया का मैप। ठीक है, अब हमको टोपोग्राफिकल मैप प्रोवाइड करता है सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, देहरादून में। ठीक है, उसकी हेल्प से हम कैचमेंट एरिया का मैप ड्रॉ करेंगे, किस स्केल में, 1/50,000। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि पूरा मतलब जो जहाँ पे ब्रिज है उसके आसपास का पूरा एरिया देखेंगे कि कैचमेंट एरिया कितना है, जो क्या करेगा, जो हमारी रिवर होगी उसको पानी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो रिवर का लेवल है वो बढ़ सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, वो सब हम कैचमेंट एरिया का ड्राइंग ड्रा करेंगे। नेक्स्ट जो अब हमने कैचमेंट एरिया मेज़र किया कि इतना कैचमेंट एरिया होगा, उसके बेसिस पे हम कंटूर भी ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल 3 किलोमीटर स्क्वायर का कैचमेंट एरिया, तो 100 मीटर हम दोनों साइड ब्रिज के ऊपर भी, डाउन स्ट्रीम में भी, अप स्ट्रीम में भी हम कंटूर मैप ड्रा करेंगे। अगर 15 किलोमीटर है तो 300 और अगर 15 किलोमीटर से ज़्यादा है तो दोनों साइड 1500 मीटर तक का हम कंटूर ड्रा करेंगे। इससे कंटूर प्लान से होता क्या है कि हमको क्लियर आइडिया मिल जाता है कि कौन कौन से फीचर्स अफेक्ट करेंगे लोकेशन और डिज़ाइन ऑफ ब्रिज को। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्रॉस सेक्शनिंग। इसमें क्या होता है कि हम क्रॉस सेक्शनिंग करते हैं हॉरिजॉन्टली भी, वर्टिकली भी। ठीक है, उससे हमको लो वाटर लेवल, ऑर्डिनरी वाटर लेवल, हाईएस्ट फ्लड लेवल वगैरह का पता लग जाता है। हॉरिजॉन्टल स्केल 1/1000 से कम नहीं होना चाहिए और वर्टिकल स्केल 1/100 से कम नहीं होना चाहिए।
इसके बाद आता है इंडेक्स मैप। इसमें जो अल्टरनेटिव्स हमने रूट्स देखी हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग रूट्स, जनरल टोपोग्राफी वगैरह सब, उसका मैप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर स्मॉल रिवर है तो 1,50,000, अगर लार्ज रिवर है तो 1,250,000। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की रिवर की सेंट्रल लाइन के साथ साथ हम एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाएंगे उसकी। ठीक है, और इसका हॉरिजॉन्टल स्केल होना चाहिए 1,2500 और इसका वर्टिकल स्केल 1,1000 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल अगर कल्वर्ट या फिर माइनर ब्रिज है तो हम सिंपल सॉइल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बट अगर मेजर ब्रिज है तो हम क्या करेंगे, जो उसकी विड्थ होगी उसके 1.5 टाइम्स हम जो प्रपोज्ड बॉटम होगा फाउंडेशन का उसके नीचे तक इन्वेस्टिगेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये है विड्थ बी फाउंडेशन की जो प्रपोज्ड है, इतनी इसकी डेप्थ होगी, तो इसकी ये डेप्थ है इसके 1.5 बी नीचे तक हम चेक करेंगे सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज। इसमें क्या होता है कि हम दो तरीक़ों से दो मेथड यूज़ करते हैं फ्लड डिस्चार्ज निकालने के लिए। जो हायर वैल्यू होगी वो हम ले लेंगे, बट इन केस अगर दोनों का डिफरेंस 50% से ज़्यादा आ रहा है तो जो स्मॉलर वैल्यू है उसका 1.5 टाइम्स हम ले लेंगे, उसको हम डिज़ाइन फ्लड डिस्चार्ज लेंगे। हम ब्रिजेस को डिज़ाइन करते हैं उस फ्लड के लिए जो 100 साल में एक बार होती है, और अगर कन्वर्ट है तो उसको 1 in 20 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया लेंथ ऑफ ब्रिज। ये क्या होता है, जो अबटमेंट होगी यहाँ पे उसके आउटर फेसिस के बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अब ये कैसे निकल सकता है, एल हो गया लेंथ ऑफ ब्रिज। ठीक है, एन क्या नंबर ऑफ स्पैन्स, स्मॉल एल है हमारे पास लेंथ ऑफ क्लियर स्पैन। ठीक है, और बी है विड्थ ऑफ पियर। अब देखो क्या है, एक स्पैन हो गया ये वाला, ठीक है, दूसरा स्पैन हो गया ये वाला, तीसरा स्पैन हो गया ये वाला। ठीक है, एन हो गया 3, एल हो गया क्लियर स्पैन। तो क्लियर स्पैन क्या हो गया, यहाँ से इसके बाहर से इसके यहाँ तक। ठीक है, तो 1 2 3, तो अब बचा ये वाला पोर्शन जो ब्रिज के पेयर ने लिया हुआ है। एन हो गया नंबर ऑफ स्पैन। ठीक है, नंबर ऑफ स्पैन है 3, 3 - 1 हो गया 2, 2 आ गए यहाँ पे पेयर, 1 और 2 पेयर, 2 इंटू विड्थ ऑफ पेयर, तो ये वाला भी पोर्शन कंसिडर्ड हो जाएगा। तो पूरी लेंथ आ गई हमारे पास ब्रिज की। ठीक है, तो ये सिंपल सा फार्मूला है लेंथ ऑफ ब्रिज निकालने के लिए। सो नेक्स्ट आ गया कंपोनेंट ऑफ ब्रिजेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी एग्जाम्स में एमसीक्यू आते हैं, JKSSB में भी आया हुआ है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ब्रिजेस में हो गया सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स। सब स्ट्रक्चर्स में क्या हो गया, जो ब्रिज बेरिंग है उसके नीचे जितना पोर्शन है ये सब आ गया सब स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर का जो ब्रिज की बेयरिंग के ये जो बेयरिंग्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ब्रिज की बेयरिंग के ऊपर का जो भी पोर्शन है वो आ जाएगा सुपर स्ट्रक्चर में, जिसको डेकिंग कंपोनेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, सब स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, पियर, अबटमेंट, विंग बॉल और उनकी फाउंडेशन। सुपर स्ट्रक्चर में क्या आता है, बीम, गार्डर्स, आर्चिस, केबल, पैरापेट बॉल्स, गार्ड स्टोन, हैंडल्स। अब जो इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, जो यहाँ पे होगा और उस साइड होगा, वो होगा एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स, जिसमें क्या क्या आता है, अप्रोच रोड्स आ गए, गार्ड स्टोन्स आ गए, रिवर ट्रेनिंग वर्क लाइक गाइड बैंक्स, एप्रॉन्स, ये सब आ गया एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, अब हम सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल फाउंडेशन से, देन हम ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद विंग बॉल, अबटमेंट, ये भी किसका पार्ट है, सब स्ट्रक्चर का, तो ये सब स्ट्रक्चर के हम पार्ट पढ़ेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम सुपर स्ट्रक्चर का पढ़ेंगे। ठीक है, फाउंडेशन में सबसे पहले आती है स्प्रेड फुटिंग, या फिर इसको ओपन फाउंडेशन भी कहते हैं। ये जनरली तब करते हैं जब 1.5 से 3 मीटर बिलो तक हमको हार्ड सॉइल मिल जाए। ठीक है, उसके बाद राफ्ट फाउंडेशन, ये तब करते हैं जब पॉसिबिलिटी होती है अनइक्वल सेटलमेंट की, और हार्ड सॉइल हमको रीजनेबल डेप्थ पे ना मिले, 1.5 से 2.5 मीटर के नीचे ना हो, और हमको पाइल्स नहीं करनी है। ठीक है, जब हैवी वेट आ रहा होगा हमें सुपर स्ट्रक्चर से और हमको पाइल फाउंडेशन या फिर डीप फाउंडेशन नहीं करनी है, तो हम ग्रिलेज फाउंडेशन करते हैं, ये काफ़ी हैवी लोड बेयर कर सकती है। नेक्स्ट आ गया पाइल फाउंडेशन, देन काफ़ी ज़्यादा पाइल की टाइप्स हैं। ठीक है, फ्रैंकी, मैकवर्थ वगैरह। नेक्स्ट 3 फैक्टर हैं जो फाउंडेशन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और स्कोर डेप्थ। स्कोर डेप्थ क्या होता है कि रिमूवल ऑफ सेडिमेंट ब्रिज पेयर या फिर अबटमेंट के पास से, इस तरह से होगा पेयर, यहाँ पे ऐसे बेड ये था एक्चुअली इसका, बट स्कोरिंग हो होकर ये डेप्थ यहाँ तक पहुँच गई इस लेवल पे। सो स्कोर डेप्थ क्या होगी, ये जो ये पोर्शन है ये है स्कोर डेप्थ। ठीक है, ये वाला पोर्शन DSC ये है स्कोर डेप्थ। ठीक है,
इसमें क्या होता है कि सेडिमेंट रिमूव होते हैं और एक गड्ढा टाइप का बन जाता है अबटमेंट या पेयर के पास, जिससे इस तरह का फेलियर भी हो सकता है। ये फेलियर है ड्यू टू स्कोर होल, एक होल टाइप का बन जाता है, ठीक है। ये जब गड्ढा काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाएगा तो ये फेलियर हो सकता है इसका, ठीक है। अब स्कोर डेप्थ और इरोजन को हमने कंफ्यूज नहीं करना है। इरोजन में क्या होगा, वाइडनिंग होगी रिवर की, और इसमें रिवर की वाइडनिंग नहीं होगी, बस अबटमेंट या फिर पेयर होगा, उसके पास डेप्थ बढ़ जाएगी, ठीक है। बेड की डेप्थ बढ़ जाएगी वहाँ पे, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूलाज हैं दो स्कोर डेप्थ निकालने के, जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लेस का फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यू भी बनते हैं इस फार्मूला से, ठीक है। डी जो कि नॉर्मल स्कोर डेप्थ है रिवर की बिलो एचएफएल, उसका फार्मूला है 0.473 क्यू बाई एफ, इसका क्यूब रूट, ठीक है। क्यू है डिस्चार्ज इन क्यू मैक, एफ है ले सिल्ट फैक्टर 1.76 अंडर रूट ऑफ एम। इस एम की वैल्यूज़ का भी टेबल है, इतना हम याद नहीं रख सकते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे नहीं कंसिडर किया। अगर आपको ये चाहिए होगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे बता देना, मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा उसका फोटो, ठीक है। डी मैक्स, मैक्सिमम स्कोर डेप्थ कितनी होगी, नॉर्मल स्कोर डेप्थ इनटू आर। ये आर क्या है, ये एक फैक्टर है जिसकी अभी हम वैल्यूज़ देखेंगे, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है, इसके अभी वैल्यूज़ देखते हैं। जो मैक्सिमम स्कोर डेप्थ है ये अपस्ट्रीम कॉर्नर पे होती है अबटमेंट के केस में, और डाउनस्ट्रीम में नोस के पास होती है पियर के केस में, ठीक है। ये आर जो कांस्टेंट सी उसका है, ठीक है। इस पे ए में मैंने दो एमसीक्यू देखे हैं इसमें, एक तो नोस ऑफ ब्रिज पेयर, इसका आंसर हो जाएगा 2, और एक देखा था मैंने शार्प या फिर सीवियर बैंड में, वहाँ पे 1.75। ये दो तो एमसीक्यू बने हुए हैं इनसे ए के एग्ज़ाम में, बाकी भी ये बन सकते हैं। सो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपने में, अभी तक हमने जितना पढ़ा। नेक्स्ट आ गया केसन। अब क्या है कि आपने देखा होगा कि पेरिनियल रिवर्स हैं, उसमें जिनमें 12 मंथ्स फ्लो होता है, उस पे भी हम ब्रिज कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने जब तक कंस्ट्रक्शन करनी है तब तक उसका फ्लो रोक देंगे, इतनी शक्तियाँ सिविल इंजीनियर के पास नहीं होती हैं, तो हम वहाँ पे बिल्ड करते हैं कैशन। कैशन का मतलब क्या होता है कि ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम ग्राउंड में या फिर वाटर में पेनिट्रेट करवाते हैं, जिसकी वजह से जो सेमी फ्लूइड मटेरियल है वो एक्सकावेशन करते टाइम उधर ना आ जाए, ठीक है। और कैशन और एक आगे हम पढ़ेंगे कॉफर डैम, इन दोनों के बीच एक ही डिफरेंस है। ये क्या कि इंटीग्रल पार्ट बन जाता है सब स्ट्रक्चर का, मतलब कि ये परमानेंट होता है कैशन, और जो कॉफर डैम है वो टेम्पररी होता है, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं। अब कैशन की टाइप्स हैं। अब जो मटेरियल यूज़ होते हैं, एक होता है कास्ट आयरन, ये यूज़ होता है ओपन वेल टाइप कैशन में, और आरसीसी क्या होता है कैशन के शू में यूज़ होता है, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे थे कैशन की टाइप्स की, एक हो गया बॉक्स कैशन, एक हो गया वेल कैशन, एक हो गया प्न्यूमेटिक कैशन। बॉक्स कैशन क्या है, ये ओपन एट टॉप एट होता है और क्लोज एट बॉटम होता है, ठीक है। ये काफ़ी बार एमसीक्यू आते हैं ई में कि बॉक्स कैशन में क्या होता है कि ओपन एट टॉप क्लोज एट बॉटम, या बोथ साइड ओपन, या फिर ओपन एट बॉटम एंड क्लोज एंड टॉप, वैसा, ठीक है। इसको भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो बॉक्स कैशन क्या होगा, ओपन एट टॉप एंड क्लोज एंड बॉटम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ये रिवर है, ठीक है, इसमें हम कैशन कैसा बिल्ड करेंगे, इस तरह से, जिसको हम नीचे क्लोज कर देंगे, ठीक है, ऊपर से ओपन रखेंगे, ठीक है, नीचे क्लोज रख देंगे। ये हो गया बॉक्स कैशन, ठीक है। इसमें ये सूटेबल कब होता है, जब डेप्थ कितनी होती है हमारी, ये हमको याद रखना है 6 मीटर टू 8 मीटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बाकी बॉक्स कैशन सक्सेसफुल यूज़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूएफी वॉल्स, ये होती हैं जो हमारी शिप्स डॉक यार्ड में यूज़ होती हैं ना, वो वाली वॉल्स, ठीक है। द बॉटम ऑफ कैशन वॉल्स ऑलवेज फॉर्म ए पार्ट ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चर, जो हमने अभी बात की, जो नीचे, ठीक है, जो बॉक्स का बॉटम होता है ये परमानेंट होता है स्ट्रक्चर का पार्ट, ठीक है। अब अगर हम इस बॉक्स कैशन की ये साइड्स को रिमूव कर दें तो ये एक टाइप का कॉफर डैम हो जाएगा, ठीक है। कॉफर डैम और कैशन में एक ही डिफरेंस है, कैशन होते हैं परमानेंट सब स्ट्रक्चर का पार्ट, और जो कॉफर डैम है वो होते हैं टेम्पररी। नेक्स्ट आ गया वेल कैशन, इसकी ये टाइप्स हैं सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्विन सर्कुलर, डम वेल, डबल डी, ट्विन हेक्सागनल और ट्विन ऑक्टागनल, ठीक है। ये वेल की टाइप हैं। इनका ड्रॉबैक एक ही है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से स्कोर डेप्थ बढ़ जाएगी, जो भी हमने पीछे देखा, ठीक है। तो जिसकी वजह से स्कोर होल होने के चांस होंगे, उसकी वजह से फेलियर होने के चांस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक ये भी याद रखना है, ये बोथ साइड से ओपन होती है, ओपन एट टॉप एज वेल एज बॉटम। बॉक्स कैशन
ऊपर से खुला होता है, नीचे से बंद होता है। वेल केशन दोनों साइड से ओपन होता है। और जो प्न्यूमेटिक है ये ओपन होता है बॉटम से और टॉप से क्लोज होता है। इसमें हम कंप्रेस्ड एयर यूज़ करते हैं वाटर को रिमूव करने के लिए वर्किंग चैम्बर से, और ये प्रेफर्ड होती है जब डेप्थ 12 मीटर से ज़्यादा हो, ठीक है। और इसमें लिमिटिंग प्रेशर क्या होता है, मतलब एक प्रेशर है जहाँ तक एक इंसान काम कर सकता है, उससे ज़्यादा प्रेशर होगा तो फिर उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो 343 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक एक वर्कर काम कर सकता है अच्छे से, तो वो डेप्थ कितनी हो जाएगी, 35 मीटर। सो प्न्यूमेटिकेशन 12 मीटर से लेकर 35 मीटर तक हम अगर होगा तो इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। और टेम्परेचर इसमें प्रेफर्ड होता है 25 डिग्री, अगर इससे ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी फिर कम हो जाएगी वर्कर की, ठीक है। अब आ गया कॉफर डैम। कॉफर डैम और केशन में एक ही फ़र्क है कि कॉफर डैम टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है और केशन परमानेंट स्ट्रक्चर बनाता है सब स्ट्रक्चर का। और काम इसका भी यही होता है कि ये सॉयल या फिर वाटर को कंस्ट्रक्शन साइट से आने में रोकता है। ये कॉफर डैम की टाइप्स हैं, डाइक, सिंगल वॉल कॉफर डैम, डबल वॉल कॉफर डैम, सेलुलर, ठीक है, रॉक फील्ड, कॉन्क्रीट और सस्पेंडेड। इनको मैंने आगे डिफाइन नहीं किया क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ गई अबटमेंट। ये कंपोनेंट होते हैं सब स्ट्रक्चर के जो वर्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सुपर स्ट्रक्चर को ब्रिज के, ठीक है। साथ में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करते हैं ब्रिज को अप्रोच रोडवे के साथ, और ये रिटेन करते हैं रोडवे का बेस मटेरियल, ठीक है। दो काम करते हैं, वर्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और पीछे जो मटेरियल होते हैं उसको रिटेन करते हैं, ठीक है। अब अबटमेंट दो टाइप की हो सकती हैं, एक हो गई अकॉर्डिंग टू लेआउट प्लान, एक हो गई अकॉर्डिंग टू सुपर स्ट्रक्चर जो वो सपोर्ट कर रहा है अबटमेंट, ठीक है। लेआउट प्लान दो टाइप के हो गए, विद विंग वॉल और विदाउट विंग वॉल। विंग वॉल हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब सुपर स्ट्रक्चर दो टाइप के हो सकते हैं, गार्डर वाले और आर्चिस वाले, ठीक है। विंग वॉल्स के साथ फर्स्ट केस है विद स्ट्रेट विंग वॉल। इसमें क्या होगा, ये सेंटर लाइन है ब्रिज की, इसके साथ अबटमेंट होगी। अबटमेंट वो उस पोर्शन को सपोर्ट करता है जो सुपर स्ट्रक्चर जितना एरिया कैरी कर रहा है, ठीक है। ये साथ में आ गई विंग वॉल्स, ठीक है। अबटमेंट विद स्ट्रेट विंग वॉल में हमने याद रखना है कि ये अनसूटेबल होती है ब्रिज जो वाटरवे कैरी करता है, क्योंकि वाटर इम्पैक्टमेंट जो विंग वॉल के पीछे है उसको डैमेज कर सकता है, और ये सूटेबल होती हैं रेलवे या स्ट्रीट क्रॉसिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गई अबटमेंट विद स्प्लेड विंग वॉल, मतलब कि इसमें इंक्लाइंड होगी विंग वॉल कुछ एंगल पे, ठीक है। ये है सेंटर लाइन, ये है अबटमेंट। अब ये आ गई इंक्लाइंड स्प्लेड विंग वॉल, ठीक है। ये एंगल कितना बनाती है, 45 डिग्री, ठीक है। अबटमेंट विद स्प्लेड विंग वॉल में हमने याद रखना है कि ये उन ब्रिजेस के लिए होती हैं जिसमें वाटरवे होती है, क्योंकि ये स्मूथ एंट्री और एग्जिट करता है वाटर की अंडर ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट आ गई अबटमेंट विद रिटर्न विंग वॉल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये अबटमेंट सेंटर लाइन, ठीक है। और इसमें जो विंग वॉल है ये रेड कलर की जिनको मैंने मार्क किया, ये पैरेलल होती हैं सेंटर लाइन के, ये और ये सूटेबल उन रिवर्स के लिए होती है जिनका बैंक स्टीप होता है, रॉकी बैंक होता है और जिसमें इरोजन नहीं होता है, ठीक है। अब हमने इसमें पढ़ लिया विद विंग वॉल्स वाला। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विदाउट विंग वॉल वाला। इसमें क्या होगा, एक तो हो जाएगा स्ट्रेट अबटमेंट, इसमें स्ट्रेट अबटमेंट होगी और कोई विंग वॉल नहीं होगी, और ये सूटेबल होगी उन ब्रिजेस के लिए जिनका यहाँ तो वाटरवे है ही नहीं या फिर नेग्लिजिबल है, ठीक है। जो हमने ऊपर अबटमेंट विद रिटर्न विंग वॉल पढ़ी, इसको हम यू अबटमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये यू लेटर बनाता है। नेक्स्ट आगे टी या फिर टी अबटमेंट, और ये इकोनॉमिकल नहीं होता। अबटमेंट की क्लासिफिकेशन है जो वो सुपर स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रही हैं उनके बेसिस पे। फर्स्ट आ गई गार्डर वाली, इसमें ये होगी हमारी बेयरिंग प्लेट, ठीक है, जिसको मैंने ब्लैक कलर से मार्क किया, ठीक है। ये ऊपर इस तरह की अबटमेंट होगी जिसका फेस बैटर होगा, ठीक है। और ये ऊपर आ गया गार्डर, बैटर का मतलब थोड़ी इंक्लिनेशन पे, और ये पाइप्स होंगी जिनको वीप होल कहते हैं। इनका वर्टिकल गैप होता है 1 मीटर और हॉरिजॉन्टल होता है 2 मीटर, ठीक है। ये हमने याद रखना है। नेक्स्ट आगे अबटमेंट जो आर्च ब्रिज को सपोर्ट करता है, इसमें ये इस तरह की आर्च होगी, ये यहाँ पे होगा बेड ब्लॉक जिसको मैंने ब्लैक मार्क किया, और इसमें स्ट्रेट होगा फेस, ठीक है। इसमें कोई इंक्लिनेशन नहीं होगी, और नीचे होता है कंक्रीट बेड, ठीक है। ये आरसीसी का होता है। इसमें जो टॉप विड्थ होती है इसका हमने याद रखना है, जो अबटमेंट है इसकी टॉप विड्थ कभी भी 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, यहाँ 500 mm से, ठीक है। और ये डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ स्पैन पे, ठीक है। बट अगर आर्च ब्रिज है उसमें ये फार्मूला होता है A=R.5 + A/10 + 0.6। इसमें ये R होता है रेडियस सॉफिट का और A होता है राइज, ठीक है। अब आगे पेयर्स। पेयर क्या होता है, ये एक इंटरमीडिएट सपोर्ट होती है जो ब्रिज के सुपर स्ट्रक्चर को प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से हम इफेक्टिवली लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है कि ये टोटल लेंथ को डिवाइड कर दे छोटे छोटे स्पैन में, ठीक है, जिससे हम ईजिली लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ।
अब आ गया टाइप ऑफ पेयर्स। इसमें होता है कॉलम बैंड्स, सिलेंड्रिकल पेयर, डम्बेल पेयर, पाइल बैंड्स, सॉलिड पेयर और ट्रेस्टल बैंड्स। ठीक है, जेकेएसएसबी जेईई 2021 में एक क्वेश्चन भी आया था कि इनमें से कौन सा पेयर की टाइप नहीं है। तो टी शेप नहीं होती है पेयर की, ये होती है अबटमेंट की शेप। ठीक है, ये हमने याद रखना है। अब सबसे पहले हम कॉलम बैंड्स पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि ये ऊपर पैरापेट है, ये फुटपाथ है, यहाँ पे ये दिए हुए हैं गार्डर्स, जहाँ फिर इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बीम्स। ये हम कॉलम बैंड्स प्रोवाइड करते हैं जब लॉन्गिट्यूडनल बीम्स या गार्डर काफ़ी क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सिलेंड्रिकल पेयर। इसमें क्या होता है कि माइल्ड स्टील के सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और ये जनरली कब अडॉप्ट करते हैं हम, जब हमारे नीचे कैशन जो हमने पहले पढ़ा वो भी स्टील सिलेंडर का हो। ठीक है, इसमें हम ब्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ब्रेसिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गए डम्बेल पेयर। इनको डम्बेल क्यों कहते हैं डम्बेल पेयर, क्योंकि इनकी अपीयरेंस होती है डम्बल की तरह, और ये अडॉप्ट करते हैं जब हमारा स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है ट्विन गार्डर पे। इस तरह से ये दो इसमें गार्डर होंगे और इसमें इनके बीच में होता है थिन डायफ्राम। ठीक है, अगर हम इसकी क्रॉस सेक्शनिंग करें, ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, तो ये गार्डर, ठीक है, ऊपर पैरापेट आ गया, ये बेरिंग, और यहाँ पे इस तरह की ये, और ये थिन डायफ्राम, जिसकी वजह से काफ़ी वेट कम हो जाता है इसका। ठीक है, ये डंबल मैक्सिमम एमओआई देता है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल होता है, रीइंफोर्समेंट कम होती है, लाइट वेट होता है, और ये सूटेबल होता है वेल फाउंडेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे पाइल बैंड्स। इसमें क्या होता है कि गार्डर्स ये सपोर्ट कर रहे हैं, इनके नीचे होती है बेयरिंग और उसके नीचे होती है पाइल गैप। और इसमें क्या होता है कि जैसे ये वाटर लेवल है, ये बेड के नीचे इनको हम प्रोवाइड करते हैं। इनमें और पहले में क्या डिफरेंस था, पहले वाले में कैशंस होते थे, इसमें हम डायरेक्टली इसके नीचे कोई कैशन नहीं होगा, ये डायरेक्टली रेस्ट करेंगे। ठीक है, हार्ड स्ट्रेटा पे, और ये प्रोवाइड करते हैं लो पेयर के केस में मडी ग्राउंड में। नेक्स्ट आ गया सॉलिड पेयर। इसमें क्या होता है, ये इस तरह की शेप होती है, आगे कटिंग एज होता है, इसको कहते हैं कट वाटर, और जो पीछे राउंड होती है इसको कहते हैं ईज वाटर। ये बीच में सेंटर लाइन आ गई ब्रिज की। ठीक है, इस तरह से हमको समझ नहीं आया तो अभी हम आगे डायग्राम देखेंगे। ये यूज़ होता है किसी भी सुपर स्ट्रक्चर की टाइप है, चाहे आर्च है चाहे गार्डर है, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए यूज़ हो सकता है। और इसमें पूरे में मैसनरी या फिर सीमेंट कॉन्क्रीटिंग होगी, इस तरह का ये दिखता है। ठीक है, यहाँ पे पूरे में कॉन्क्रीटिंग या फिर मैसनरी होगा। मेन इसकी यही एडवांटेज है, किसी भी सुपर स्ट्रक्चर के लिए यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट आगे ट्रेस्टल बैंड्स। इसमें इस तरह से ब्रेसिंग की गई होती है। ये फ्रेम्ड पेयर होते हैं जिसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल मेंबर होते हैं। ये जनरली स्टील या फिर कंक्रीट का होता है, जनरली हम प्रेफर करते हैं कि स्टील का हो। ठीक है, ट्रेस्टल बैंड यूज़ होती हैं हमारी ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वायडक्ट पे, फ्लाईओवर या फिर एलिवेटेड रोड्स में। वायडक्ट क्या होता है, ये डीप वैली होती है नॉन पेरिनियल स्ट्रीम्स, रिवर्स के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंक्लाइंड फ्रेम प्रोवाइड किया जाता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए विंड के। ठीक है, अगर हम स्ट्रेट रखें ये फ्रेम तो ये इतने अच्छे से विंड लोड नहीं ले पाएगा, इसलिए साथ में इसमें वाइड बेस होता है। ठीक है, और इसमें जो इंक्लिनेशन होती है वो 1:4 to 1:8 होती है, मतलब कि 250 से 125 mm पर मीटर में ये इंक्लाइन होगा। इस तरह का दिखता है ट्रेस्टल बैंड। अब टॉप विड्थ पेयर की कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि दो बेयरिंग्स हो और उनके बीच में 150 mm की क्लियरेंस हो। बेयरिंग्स क्या होती हैं हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ में IRC 5 की कोडल प्रोविजंस उनको भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, अब हमने अबटमेंट की पढ़ी थी कि मिनिमम विड्थ 50 सेंटीमीटर होती है, उसी तरह से इसकी पेयर की टॉप विड्थ कभी भी 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अबटमेंट की 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, पेयर की 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे अबटमेंट पेयर। जब आर्च ब्रिजेस होते हैं उसमें 4th या 5th पेयर को अबटमेंट ब्रिज डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि डेड लोड की वजह से जो रिएक्शन होगी वो इंक्लाइंड होगी, एक साइड पे काफ़ी ज़्यादा होगी, एक साइड पे कम होगी, जिसकी वजह से जो 4th या 5th पेयर होगा उसको हम अबटमेंट पेयर बोलेंगे, और जिसकी डायमेंशंस बाकियों से काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरह का आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है विंग वॉल। विंग वॉल दोनों साइड पे कंस्ट्रक्टेड की जाती है अबटमेंट के, और ये प्रोटेक्ट करती है एम्बैंकमेंट को। हमने पहले देखा था। ठीक है, कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की, स्ट्रेट, स्प्लेड या फिर रिटर्न। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, स्मूथ एंट्री इनटू ब्रिज साइड और टू प्रोटेक्ट एम्बैंकमेंट। अबटमेंट हो गया जितना वाइड ब्रिज का सुपर स्ट्रक्चर है, और बाकी का विंग वॉल। सो थैंक्स।